Assalamu alaikum everyone. I hope every one of you is doing well. और आज हम साइकोलॉजी के नए लेक्चर को पढ़ेंगे एंड दैट इज़ ऑन पर्सनालिटी एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और वैसे भी बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें आपको कि पर्सनालिटी बेसिकली होती क्या है, कितनी टाइप्स की पर्सनालिटीज़ होती हैं और पर्सनालिटी को असेस कैसे करते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव एंड प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है एंड ऑल दैट वो हम आज इसमें पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. पर्सनालिटी को पढ़ने से पहले इसकी डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि पर्सनालिटी बेसिकली होती क्या है, हम उसको किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं. ठीक है, तो पर्सनालिटी समथिंग वी टॉक अबाउट ऑल द टाइम कि अच्छा इसकी पर्सनालिटी ऐसी है, अच्छा इसकी बड़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, बड़ी पैसिव पर्सनालिटी है, बड़ी ये हम बातें कर रहे होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव मेंशन हियर he has such a great personality और her personality is perfect for this job. तो हम वो किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, क्या क्या कैसे हमें पता चलता है ओके दिस पर्सनालिटी इज परफेक्ट फॉर दिस जॉब और नॉट. ठीक है, यू माइट बी सरप्राइज टू लर्न द साइकोलॉजिस्ट डू नॉट नेसेसरीली एग्री ऑन अ सिंगल डेफिनेशन व्हाट एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूट पर्सनालिटी. कि आप कोई एक डेफिनेशन आप कह रहे हैं कि अच्छा ये पर्सनालिटी की डेफिनेशन है तो दैट इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि इसमें डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं जिनके थ्रू आप बताते हो कि दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ पर्सनालिटी. फिर डिफरेंट टेस्ट जो हैं जो वो पर्सनालिटी की डिफरेंट डायमेंशंस को मेजर करते हैं, इसलिए एक कंक्रीट डेफिनेशन पर्सनालिटी की आप नहीं दे सकते. तो पर्सनालिटी इज ब्रॉडली डिस्क्राइब्ड एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न ऑफ थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, योर बिहेवियर्स, and these are the things that makes a person unique. Moving on, आपको पता होना चाहिए कि what are the characteristics of personality. If we talk about the characteristics, then personality is organized and consistent, right? Like it is something जो आपकी बिल्ड हो चुकी होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम. ठीक है, आप कहो कि एक छोटे बच्चे की जो है वो पर्सनालिटी डेवलप नहीं होती, बल्कि उसकी थ्रू आउट द एज जो है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही होती है. विद एक्सपीरियंस, विद एक्सपोजर, विद लर्निंग पर्सनालिटी में चेंजेस भी आते हैं. ठीक है, बट दैट इज़ कंसिस्टेंट. अगर आप उसको चेंज नहीं करना चाहेंगे दैट विल रिमेन that throughout the life. Okay, we tend to express certain aspects of our personalities in different situations and our responses are generally stable. That is why we can say that personality is organized and personality is consistent. Then the second characteristic is although personality is generally stable, right, stable and consistent, it can be influenced by environment. Yes, environment is very important factor because in everything, whether it is intelligence, whether it is personality, motivation or learning or anything, your environment influences your personality. Your environment can change your personality. For example, while your personality might lead you to be shy in social situations, an emergency might lead you to take a more outspoken and take charge approach. So there is an environment, a situation that changes your behavior that is consistent throughout, right? Then personality causes behavior to happen. Like whatever you are doing in your life, जो कुछ आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो भी आपके एटीट्यूड्स हैं, जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं, whatever you are performing is called behavior. तो आपका जो बिहेवियर है वो बेसिकली आपकी पर्सनालिटी ही कॉज करती है. यू रिएक्ट टू पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स इन एनवायरनमेंट बेस्ड ऑन योर पर्सनालिटी. सो personality plays a very important role in performing certain kind of behavior. Then we'll talk about the theories of personality, and in CSS exams question can be asked related to the theories of personality, and it is very important. You need to focus on this topic, specifically the theories of personality, assessment, difference between projective and objective test. These are the questions which can be asked in your exams. Okay, so first theory is humoral theory. So there are basically four humors that will be discussed in this section, and I will let you know what is the function of those humors, right? So this one is considered the oldest theory of personality, right? Now contemporary personality theories are very different from humoral theories, right?
Perhaps the oldest personality theories known is contained in the cosmological writings of great Greek philosophers and आपने एम्पीडोकल्स को पढ़ा होगा या आपने एफएससी में आपने जिन्होंने साइंसेस पढ़ी हुई हैं द न्यू एम्पीडोकल वाज वन उसने जो है डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अर्थ बताए थे जैसे एयर है सॉइल है ये चीज़ें बताई थी फायर है राइट सो एम्पीडोकल्स ने कॉस्मिक एलिमेंट्स जो बताए थे नंबर वन इज एयर. Second one is earth and third one is fire. So if we talk about air, air is basically associated with the qualities of like we can say that it's warm air, it is moist air, and that is also related to personality according to Empedocles कि जिसका कुछ जिसकी personality का symbol जो है air है तो personality of that person be either warm or moist. इस ना earth है इस ना cold or dry personality. Fire है तो warm and dry personality. So and water. Fourth one is water, cold and moist, right? Like आप इन elements की quality से ही बता सकते हैं अच्छा personality का कैसा impact होएगा. Then these are related to health and corresponding to Hippocrates. अब Hippocrates ने basically humor दिए थे, Empedocles ने ये 4 elements दिए थे और Hippocrates ने basically जो 4 humoral theory basically वो उन 4 humors की बात करता है. And these 4 humors are blood, black bile, yellow bile and phlegm, right? तो आपका जो blood है दैट इज़ रेड इन कलर तो जिसमें ये ह्यूमर ज़्यादा पाया जाता है इट मीन्स दैट पर्सन है सैंग्वीन टेम्परामेंट बड़ा पेशेंस वाला और बड़ी पॉजिटिव पर्सनालिटी है जिसमें ब्लैक बाइल जिसकी पर्सनालिटी में ज़्यादा पाया जाता है तो उसमें हम कहते हैं कि दैट पर्सन हैज़ मेलनकोलिक पर्सनालिटी होती है बेसिकली उन लोगों की जो हर टाइम सैड रहते हैं जिनको डिप्रेशन हो जाता है एंड दैट इज़ आप ये देखिए ब्लैक से याद रखें इट्स डार्क ठीक है जो लोग बड़े उदास रहते हैं जो परेशान रहते हैं उनको ज़िंदगी बड़ी जो है वो अंधेरे वाली नज़र आती है डार्क नज़र आती है तो दैट इज़ वाई ब्लैक बाइल इज़ रिलेटेड टू मेलनकॉलिक पर्सनैलिटी फिर येलो बाइल की अगर बात करें तो इसमें कॉलरिक पर्सनैलिटी अब देखिए ये पर्सनैलिटी है सैंग्विन टेम्परामेंट मेलनकोलिक कॉलरिक एंड फ्लेगम में है फ्लेगमेटिक पर्सनैलिटी ठीक है अब इनकी मैं आगे क्वालिटीज़ बताती हूँ कि किस तरह ये ह्यूमर्स जो हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट्स So, इनका कहना है कि person with an excess of blood would be expected to have a sanguine temperament that the person will be optimistic, enthusiastic and is excitable or बड़े adventure loving होगा तो जिसमें blood humor जो है वो ज़्यादा पाया जाएगा and too much black bile in someone is related to some gloomy behavior, some melancholic behavior जो हम already discuss कर चुके हैं और येलो बाइल है दैट इज बेसिकली सिक्रेटेड बाय द लिवर and would result in anger ठीक है the person with excess amount of yellow bile would be angry and that person would be irritable right and the fourth one that is phlegm and that is secreted in the respiratory passages and people are often stolid apathic and undemonstrative बड़े मतलब कि उनका फेस ऐसा होगा उस पर किसी किस्म का कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा एंड दे आर नॉट इंटरेस्टिंग इन एनीथिंग तो बड़े एपैथेटिक से लोग होंगे तो ये बेसिकली ह्यूमरल थेरीज का मानना है नेक्स्ट विल टॉक अबाउट बायोलॉजिकल थेरी की बात करें तो बायोलॉजी हमेशा जीन्स की बात करती है कि अच्छा आपके जीन्स में आपकी जो फैमिली में पर्सनालिटी जिस तरह चलती आ रही है तो वो आपके जीन्स में आएगी अच्छा आपके फादर इस तरह के थे तो बेटा ऐसा हो सकता है मदर ऐसी थी तो वो मदर ऐसी हो सकती है ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर इसी तरह आप ट्विन स्टडीज़ को करें तो कभी भी बायोलॉजिकल थेरीज़ की आपने एग्जांपल देनी हो तो आप जीन्स जेनेटिक्स की एग्जांपल दे दें हेरिडिटी की एग्जांपल दे दें आप बता सकते हैं ट्विन स्टडीज़ में कि जो ट्विंस बच्चे होते हैं उनकी ऑलमोस्ट मोर और लेस एक जैसी आइडेंटिकल ट्विंस ख़ास तौर पर एक फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं और एक आइडेंटिकल तो आइडेंटिकल्स की मोर और लेस एक ही जैसी जो है वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती हैं However, there are certain environmental variables which might influence anyone's behavior, anyone's personality और आपकी वो environmental factors जो हैं वो आपके behavior को आपके personality को change कर सकते हैं otherwise according to biological theories your traits your personality traits are
inherited. Third one are the behavioral theories. If we talk about behavioral theory, आपने जैसे behaviorism में स्किनर, B.F. स्किनर और J.B. वॉटसन जो है, हमने इनको स्टडी किया है. तो बेसिकली वही किस तरह से मैंने आपको बहुत स्टार्ट में बताया था कि पैराडाइम, स्कूल ऑफ थॉट्स एंड थेरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. उनको आप अच्छे से समझ लें तो दे आर एप्लीकेबल इन डिफरेंट सेक्शंस और डिफरेंट क्वेश्चंस आपके साइकोलॉजी के पेपर में होंगे. इसी तरह आप देखें बिहेवियरल थ्योरी का आपको कॉन्सेप्ट होगा कि स्किनर ने क्या बात की थी, वॉटसन ने क्या बात की थी, तो यू कैन अप्लाई इट हियर कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में वो किस तरह से बात करते थे. अब बिहेवियरल थ्योरी बस कहते हैं कि पर्सनालिटी इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द इंडिविजुअल. जैसे हमने कहा पहले बात की कि एनवायरनमेंट है वो इन्फ्लुएंस करता है और आपकी लर्निंग जो है, बिहेवियरल लर्निंग भी आपकी एनवायरनमेंट से इंटरैक्शन से होती है. तो इनका भी यही मानना है कि आपकी पर्सनैलिटी ही डेवलप, ऑब्वियसली लर्निंग के थ्रू ही आपकी पर्सनैलिटी बनेगी. तो आप क्या है कि आपका एक इंडिविजुअल का उसके इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन होगा तो ही उसकी लर्निंग होगी, तो ही उसकी पर्सनालिटी जो है वो डेवलप होगी. वो कहते हैं कि एज योर बिहेवियर्स आर ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल, तो रिजेक्टिंग दी थ्योरी दैट टेक इंटरनल थॉट्स, मूड्स एंड फीलिंग्स प्ले अ पार्ट एज दीज कैन नॉट बी मेजर्ड. बिहेवियर थ्योरी पे हमेशा यही क्रिटिसिज्म होता है कि दे टॉक अबाउट ओवर्ट बिहेवियर, लाइक द बिहेवियर विच कैन बी सीन, बट दे डोंट टॉक अबाउट द कोवर्ट बिहेवियर, थॉट्स एंड फीलिंग्स. सो दैट इज़ वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑन दिस थ्योरी. अगर कंडीशनिंग की हम बात करते हैं, जैसे पैवलोव की हमने स्टडी पढ़ी थी जिसमें उसने क्लासिकल कंडीशनिंग की बात की थी, तो कंडीशनिंग अगर सो इंटरैक्शंस, ऑब्वियसली उसमें भी आपका इंटरैक्शन होगा विद एनवायरनमेंट, विच अल्टीमेटली जो है कि आप देखते हैं ना कंडीशनिंग में शेपिंग होती है, यू लर्न समथिंग थ्रू शेपिंग. तो आपके क्या, आपकी पर्सनालिटी भी शेप हो रही होती है वाया कंडीशनिंग. Then is psychodynamic theory, and this theory, this perspective, this school of thought is very very important. And also ना कि आपका सिर्फ वैसे स्कूल ऑफ थॉट आ सकता है, बल्कि फ्रॉइड इज वन of the psychologist and one of the person who is considered as a founder of psychology and father of psychology, not a founder but a father of psychoanalysis and psychology. आप कोई भी अगर किसी भी डिसऑर्डर पर थेरीज को अप्लाई करें तो फ्रॉइड की थ्योरी के बगैर वो चीज़ कंप्लीट नहीं होती. ठीक है. तो साइकोडायनामिक थ्योरी से पहले साइको एनालिटिक थ्योरी थी. जो फ्रॉइड के कॉन्सेप्ट थे वो बेसिकली साइको एनालिसिस में थे, और जो न्यू फ्रॉइडियंस जिनको बोला जाता है उनकी बेसिकली साइकोडायनामिक थ्योरी थी. फ्रॉइड के कॉन्सेप्ट की बात करें, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि वो अनकॉन्शियस माइंड की बात करता है, वो आपकी इंस्टिंक्ट्स की बात करता है, आपकी इड ईगो एंड सुपर ईगो की बात करता है, आपके जो जितने भी चाइल्डहुड इन्फ्लुएंसेस, आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, कोई ट्रॉमा आपने एक्सपीरियंस किया है, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है उसका आपकी लेटर लाइफ पर इम्पैक्ट होता है. दैट इज़ व्हाट फ्रॉइड बिलीव्स. ठीक है. फिर आप ये फ्रॉइड की ही थ्योरी में साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है, यही साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट जब हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ेंगे वहाँ पर सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, आपकी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हम सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे और वो भी इसी तरह टेबल फॉर्म में मैं आपको बताऊंगी. बट हेयर वी विल टॉक अबाउट साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट कि आपकी ये किस तरह से होती है. वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सनालिटी बेसिकली. तो इसमें फ्रॉइड के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट वन इज़ ऑरल, देन एनल, देन फेलिक, देन लेटेंसी एंड देन जेनिटल स्टेज. और यहाँ पर उन्होंने एज रेंज भी मेंशन की हुई है. ठीक है. 0 to 1 दैट इज़ योर ओरल स्टेज, क्योंकि ये एक टाइम होता है कि बच्चा जो है वो ओरल फीडिंग पे होता है. ठीक है. और वहीं से मोस्टली वो सीख रहा होता है सकिंग बिहेवियर्स एंड ऑल दैट. चिल्ड्रन डिराइव प्लेजर फ्रॉम ओरल एक्टिविटीज. लाइक आपने एक छोटे बच्चे को देखा है, वो कोई भी चीज़ होती है उठा के मुंह में डालता है. ठीक है. तो दैट इज़ वाई उसका नाम जो है वो ऑरल स्टेज है. तो यहाँ पर सकिंग एंड टेस्टिंग, दे लाइक टू पुट थिंग्स इन देयर माउथ. ठीक है. एनल स्टेज में आते हैं तो दैट इज़ 2 to 3 years ऑफ एज, और यहाँ पर बच्चों की बेसिकली टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. और अकॉर्डिंग टू फ्रॉइडियन ये माना जाता है कि बच्चों की लाइक इस 2 to 3 years की एज में जो टॉयलेट ट्रेनिंग है, पॉटी ट्रेनिंग है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो नहीं होती दैट वो उसकी लेटर लाइफ में उसके लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी. जैसे ओरल स्टेज पे अगर किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, बच्चे को सही से मदर फीड नहीं करवा सकी, तो इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि लेटर एज में ऐसा बच्चा जिसकी ओरल नीड्स पूरी नहीं होती वो स्मोकिंग करने लग जाता है. ठीक है.
अगर फेलिक स्टेज की बात करें तो उसकी एज रेंज है 3 to 6 ईयर। इसमें बॉयज़ आर मोर अट्रैक्टिव। अब इसमें दो तरह के हम कॉम्प्लेक्सेस पढ़ते हैं, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, ये भी हम ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो बॉयज़ में होता है, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स लड़कियों में होता है, ठीक है। लाइक ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में ये है कि बॉयज आर अट्रैक्टेड टू देयर मदर एंड गर्ल्स आर मोर अट्रैक्टेड टू देयर फादर, दैट इज इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। एंड द गर्ल्स आर जेलस फ्रॉम देयर मदर एंड बॉयज आर जेलस ऑफ देयर फादर, तो ये कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। Then latency stage is children spend more time and interact mostly with same sex peers। ये वाली स्टेज में 6 years to puberty उनका होता है कि अपने एज फेलोज के साथ खेलना एंड टाइम स्पेंड करना, ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर जेनिटल स्टेज की बात करें, इंडिविजुअल अट्रैक्टेड टू ऑपोजिट सेक्स, तो ओरल एनल फेलिक लेटेंसी एंड जेनिटल स्टेज, दीज आर द साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं दैट वर गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड। फिर हम साइकोडायनामिक थ्योरी के ही अंडर आपकी ट्राईपार्टाइट थ्योरी आती है। फ्रॉइड ने जैसे कॉन्सेप्ट दिया था कि इड, ईगो एंड सीगो, थ्री ट्राईपार्टाइट है ना, थ्री जो हैं वो पार्ट्स कौन से हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। सो इनको साइकी भी बोलते हैं। ह्यूमन साइकी में 3 पार्ट्स हैं, और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी ये चीज़ें डेवलप होती हैं। इड दैट वर्क्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं व्हेन वी वर स्टडिंग स्कूल ऑफ थॉट्स में। मैंने आपको बताया था कि इट मीन योर नीड एंड इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, आपको जो चीज़ चाहिए उसी वक्त चाहिए, तो वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करती है। देन ईगो, यू कम टू नो व्हाट इज एक्चुअली राइट, और जो है रियलिटी क्या है वो आप जानने लग जाते हो। रियलिटी प्रिंसिपल्स पर ईगो काम करती है। सुपर ईगो इज समथिंग व्हेन यू नो द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, आपके अंदर मोरालिटी डेवलप होती है। अच्छा, ईदर इट इज़ मॉरली रॉन्ग और राइट, इसकी पनिशमेंट क्या होगी, इसके अच्छा ये करेंगे तो इसका फ़ायदा क्या होगा, दैट इज़ द स्टेज ऑफ सुपर ईगो, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी लाइफ इंस्टिंक्ट्स को उसने जो है वो इरोज का नाम दिया है, ठीक है, लिबिडो भी उसको बोलते हैं। और आपकी जो डेथ इंस्टिंक्ट्स हैं दैट इज थैंटोस, ये इसके अकॉर्डिंग। बाकी ये ऑलरेडी जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं ये हम पहले लेक्चर्स में भी स्कूल ऑफ थॉट्स वाले में भी कर चुके हैं, अभी भी मैंने आपको उसका थोड़ी नो हाउ दे दी। ये सारा वही जो अभी मैंने आपको बताया है कि ईगो जो है वो किस तरह डेवलप होती है। ईगो ऑपरेट्स ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल। Then ego considers social realities, norms, etiquettes, and rules in depending how to behave, because you come to know what is basically reality. देन सुपर ईगो मैंने आपको बताया था कि वैल्यूज़ और मॉरल्स, यू कम टू नो कि व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग, यही यहाँ पर दिया गया है, आप इसको पढ़ भी लीजिएगा। देन अदर थेरिस्ट जो हम अभी साइकोडायनामिक थेरीज ही पढ़ रहे हैं, इसमें एरिक एरिक्सन आ जाता है जिनको हम नियो फ्रॉइडियंस भी कहते हैं, साइकोडायनामिक थेरिस्ट भी कहते हैं। इनका जो बेसिकली फोकस था दैट वाज ऑन सोशल एलिमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, क्योंकि जो फ्रॉइड का बेसिकली फोकस था सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स पे, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस की बात की, लेकिन एरिक एरिक्सन ने कहा कि सोशल एलिमेंट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मिसिंग था फ्रॉइड की थ्योरी में, कि वो उसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाता है, किस तरह आपकी जो पर्सनालिटी है विद द पैसेज ऑफ टाइम शेप करती है, एंड इन दैट सोशल एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो कार्ल यूंग की अगर बात करें तो उसने, हमने जैसे मैंने आपको थ्योरी में पहले ही इसके डिफरेंट आर्कीटाइप्स, जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस, जो आपकी हम मानते हैं कि आप जो कुछ लर्न करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो आपकी हेरिडिटरी ट्रेट्स होती हैं, वो आपकी थ्रू आउट लाइफ चलती हैं, उसमें डिफरेंट आर्कीटाइप्स होती हैं। फिर आपके ये सारी चीज़ें कार्ल यूंग ने दी हुई हैं, और आप ये चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं स्कूल ऑफ थॉट्स में। यहाँ पर सिर्फ आपको एक ब्रीफ व्यू और थियरीज ऑफ पर्सनालिटी के हवाले से बताया जाए। देन एल्फ्रेड एडलर ने जैसे इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के फिनोमेना को डिस्कस किया। फिर बर्थ ऑर्डर से रिलेटेड इसने बताया कि अच्छा, जो फर्स्ट बॉर्न होता है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सेकंड बॉर्न की क्या, मिडिल बॉर्न है, लास्ट बॉर्न की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। दीज आर ऑल गिवन बाय एल्फ्रेड एडलर, और उनका मानना है कि द डिज़ायर टू अचीव सुपीरियोरिटी स्टेम्स फ्रॉम अंडरलाइंग फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियोरिटी। उसका होता है कि जब आप
कुछ जो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है बेसिकली वो आप किस तरह से आप अपनी इन्फीरियॉरिटी जो फीलिंग्स हैं वो उन कॉम्प्लेक्सेस को ख़त्म करने के लिए आप अपने सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो लोगों के सामने जाहिर करते हैं। कैरन हॉर्नाई की अगर बात करें तो शी फोकस्ड ऑन द नीड टू ओवरकम बेसिक एंग्जाइटी पर इनका फोकस था एंड द सेंस ऑफ बीइंग आइसोलेटेड एंड अलोन इन द वर्ल्ड। और इन्होंने फ्रॉइड की जो स्टेजेस ईड ईगो एंड सुपर ईगो है उन स्टेजेस को देखते हुए एंग्जाइटी पे काम किया कि अच्छा किसी दो स्टेजेस के दरमियान अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो आपको किस तरह से एंग्जाइटी हो सकती है, राइट। एंड शी एम्फेसाइज द सोसाइटल कल्चरल फैक्टर्स, जिस तरह एरिक एरिक्सन ने सोशल फैक्टर्स की बात की है तो कैरन हॉर्नाई का फोकस था कि not only the social factor but also the cultural factors are very important in shaping your personality। और अगर आपको कोई personality issues आ रहे हैं, कोई anxiety के issues आ रहे हैं, that are the result of those factors as well। and also play a role in personality including importance of parent child relationship के societal cultural के अलावा उसने parent child relationship की भी बात की कि personality पर उसका बड़ा impact होता है। then 51 is humanistic perspective। humanistic perspective talks about an individual personality। वो उसको generalize नहीं करता, उसकी अपनी उसकी free will की बात करता है, उसकी personal awareness की बात करता है कि ह्यूमन बींग्स आर फ्री टू चूज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ठीक है, उनको फ्रीडम है। फिर थेरिस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्ल रॉजर्स का मानना है कि बिलीव इन इनहेरेंट गुडनेस ऑफ पीपल एंड एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री विल एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ, कि पीपल आर इनहेरेंटली गुड। अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ सकता है तो उनका वो एक प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर हो सकता है बट पर्सन एज अ होल अगर आप उसको अलग से एज अ पर्सन देखें तो दैट इज़ इंटरनली गुड, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं अब्राहम मैस्लो की, ये मैं आपको काफ़ी लेक्चर्स में बता चुकी हुई हूँ कि इसने हायरार्की ऑफ नीड्स दी थी कि किस तरह आपकी पर्सनैलिटी शेप होती है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फुलफिल योर physiological need, then your safety needs, the love and belongingness, the self-esteem, and at the end you need to achieve self-actualization। तो वो आपके अब्राहम मैस्लो की थियरी कहती है। देन सिक्स परस्पेक्टिव इज ट्रेट परस्पेक्टिव। तो ट्रेट परस्पेक्टिव में बेसिकली वी टॉक अबाउट ह्यूमन ट्रेड्स, डिफरेंट तरह की ट्रेड्स होती हैं कि ट्रेड्स एंड टेम्परामेंट। ट्रेड परस्पेक्टिव पर्सनालिटी सेंटर्ड ऑन आइडेंटिफाइंग डिस्क्राइबिंग मेजरिंग द स्पेसिफिक ट्रेड्स दैट मेक अप ह्यूमन पर्सनालिटी। By understanding these traits, researchers believe they can better comprehend the differences कि आपको वो traits पता चल जाए, then you can find what is the difference between one individual and the other one। सो मेजर थियरीज अगर हम ट्रेट थियरीज में देखें तो नंबर 1 इज़ हैंस आइजनेक, जिसने डिफरेंट डायमेंशंस दी थी। 3 बेसिकली इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जिसमें एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड न्यूरोटिसिज्म एंड साइकोटिसिज्म, ठीक है। हैंस आइजनिक की पर्सनालिटी थ्योरी को आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो इसका एक व्हील भी आपको मिलेगा, वो आप व्हील इंटरनेट से सर्च कर लीजिएगा, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा ड्रॉ करना। देन रेमंड कैटल में 16 PF एक स्केल होता है पर्सनालिटी का, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, वो दिया था। तो उसमें 16 पर्सनालिटी ट्रेट्स बेसिकली बताई हुई हैं उसने, ठीक है। फिर रॉबर्ट मैक्रे एंड पॉल कोस्टा, इसका जो है 5 फैक्टर थ्योरी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नियो PI जिसको कहते हैं। और उसमें डिफरेंट जो है आप उसको याद रखने का तरीका है, जो एक्स्ट्रावर्जन ये है 5 जो है आपको की फैक्टर्स बताएं, इसको आप ओशन से याद रख सकते हैं, OCEAN। इस तरह आपको आसान हो जाएगा याद करना। ओपननेस, O फॉर ओपननेस, C conscientiousness, E extroversion, A agreeableness and N neuroticism, ठीक है। इस तरह आपने ये ओशन से याद रखना है, आपको भूलेगा नहीं। ओपननेस टू एक्सपीरियंस इज समथिंग कि अगर किसी का इस स्केल पे स्कोर ज़्यादा आता है उसका मतलब है कि दैट पर्सन इज़ लाइकली टू बी एडवेंचरस, और वो बड़ा इजी गोइंग है, वो लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद करता है, लाइक दैट पर्सन इज़ ओपन टू न्यू थिंग्स, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड होता है बहुत। फिर अगर कंसाइशियस पर्सन की बात करें तो दैट पर्सन इज़ ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड होगा, वो हार्ड वर्किंग होगा, वो बड़ा चीज़ों को बड़ी ऑर्गेनाइज करके लेके चलने वाला होगा, बड़े कॉम्पिटेंट वे में
लेके चलने वाला होगा, दैट पर्सन वुड बी कॉन्सेंशियस। एंड एक्सट्रोवर्जन की बात करें, वर्ड एक्सट्रोवर्ट से मिल रहा है, लाइक दे लाइक टू सोशलाइज विद पीपल, कि जितना ये लोगों के साथ मिलते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उतना अच्छा फील करते हैं। फिर आप देखें, और इससे ऑपोजिट स्कोर आएगा तो इसका मतलब है उसकी ऑपोजिट पर्सनैलिटी है। फिर एग्रीएबलनेस मीन्स कि आप सोशल कन्फर्मिटी आप में कितनी ज़्यादा है, कितना आप लोगों की बात को रिगार्ड करते हैं, दैट इज़ एग्रीएबलनेस। एंड न्यूरोटिसिज्म इज़ समथिंग, बाकी सब स्केल्स पर अगर आपका स्कोर ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब है आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ ज़्यादा है। बट न्यूरोटिसिज्म में ऑपोजिट है, अगर न्यूरोटिसिज्म में आपका स्कोर ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी बड़ी एंग्शियस सी पर्सनैलिटी है, और यू हैव, आपके चांसेस हैं कि आपको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। Moving on, seventh theory is social cognitive perspective, and that is very important, जिसमें आपकी ना सिर्फ सोसाइटी बल्कि आपके कॉग्निटिव फैक्टर्स, आपकी थॉट्स, आपके स्कीमाज, ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं, ये सब आपकी पर्सनालिटी को शेप करती हैं। इसमें एल्बर्ट बंडूरा की एग्जांपल दी हुई कॉग्निटिव सोशल कॉग्निटिव पर्सनालिटी में, उन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी की बात की थी कि यू लर्न थ्रू इंटरेक्शन, लोगों को मॉडल करते हैं आप, उनसे सीखते हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी देखते हैं, कि सिर्फ बिहेवियर नहीं बल्कि आप उसको कनेक्ट करते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट पर्सनालिटी एंड पर्सनालिटी theories, and in next lecture we'll talk about types of personality or personality disorder. So that was all about today's lecture, and see you in next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.